और अब शुरुआत करेंगे 4 के चक्रव्यूह का। बात पश्चिम बंगाल की होगी, जहां चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन हिंसा का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। लोकतंत्र का पर्व खत्म हुआ, लेकिन खून खराबे की खबरें लगातार आ रही हैं। आज फिर बंगाल से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं बमबाजी, कहीं आगजनी, तो कहीं खुलेआम मारपीट। सवाल यह है, क्या यह लोकतंत्र है या सत्ता की जंग का खतरनाक चेहरा? चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जनता अपना फैसला सुना चुकी है, सबका भविष्य तय कर चुकी है जनता। लेकिन क्या राजनीतिक दल उस फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्योंकि ममता बनर्जी तो साफ तौर से कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं सौंपेंगे। या फिर हार जीत की लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें दिल को झकझोर देंगी। हाथापाई, हिंसा, खून खराबा खुलेआम सड़कों पर देखने को मिल रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। क्या प्रशासन इस वक्त मूक दर्शक बना हुआ है या फिर यह हिंसा राजनीतिक संरक्षण में हो रही है? पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि आरोप है कि कई बार खून और खौफ के साय में बदल जाती है। आज फिर हिंसा, आज फिर बवाल, आज फिर वही सवाल, क्या बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र कभी बदलेगा? तस्वीरें डराती हैं, धमकाती हैं, सवाल पूछती हैं कि हमारी गलती क्या है? आप अगर चुनाव हार गए तो हमारी गलती क्या है? कई घरों में आग है, कई सड़कों पर संघर्ष की तस्वीर निकलकर सामने आती है, तो कहीं डर के साए में जीते लोग नजर आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह लोकतंत्र की जीत है या व्यवस्था की हार? बंगाल की सियासत पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि यहां विचारधारा से ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई हावी है। और जब वर्चस्व की लड़ाई होती है दर्शकों, तो सबसे पहले घायल होता है हम और हमारे जैसे नागरिक, आप जैसे नागरिक, यानी आम नागरिक। और आज हम इसलिए ये पूछेंगे, क्या यह हिंसा सिर्फ राजनीतिक टकराव है या इसके पीछे एक गहरी जड़ें जमा चुकी संस्कृति? क्या प्रशासन इस बार काबू पाने में सक्षम है? क्या राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि तस्वीरें इस सवाल का जवाब दे रही हैं। या फिर ये सब कुछ अनकंट्रोल हो चुका है, कोई कंट्रोल नहीं किसी भी पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर। और अगर यह अनियंत्रित है यानी अनकंट्रोल्ड है, तो जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदारी लेगा? हर बार बयान आते हैं, हर बार आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन क्या कभी स्थायी समाधान की बात होती है? कहा जाता है कि राजनीति जनता की सेवा के लिए होती है। यह किस तरह की सेवा की जा रही है? लाठी डंडों से आगजनी की जा रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन अगर वही राजनीति लोगों के बीच डर और असुरक्षा पैदा करे, तो फिर उस राजनीति का चरित्र क्या कहलाएगा? आखिर क्यों हर चुनाव के बाद बंगाल में तनाव बढ़ जाता है? और जब यह पता होता है कि हर बार रिजल्ट के बाद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, और रिजल्ट की बात छोड़िए दर्शकों, जब चुनाव का और चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, उसके बाद से यह कहानी देखने को मिलती है, उसके बाद से यह तस्वीर देखने को मिलती है। आखिर क्यों सड़कों पर टकराव देखने को मिलता है? क्यों राजनीतिक मतभेद हिंसा में बदल जाते हैं? यह सवाल नए नहीं है, लेकिन हर बार इनका जवाब टाल दिया जाता है, बचा जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इन सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। चुनाव खत्म होते हैं, नतीजे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं, वो लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर देती हैं। ऐसे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव के बाद हिंसा और बवाल आखिर कौन जलाना चाहता है बंगाल?
किसकी इसके पीछे रंजिश, साजिश है? कौन है इन सब हिंसा के पीछे? विकास के रास्ते में आखिर कौन रोड़ा बनने का काम कर रहा है? कौन नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल में जो आग जल रही है, जो हिंसा हो रही है, उस पर लगाम लगे? जो इस वक्त आग धधक रही है, उस पर पानी डाला जाए, उसको बुझाने का काम किया जाए। कौन है इन सब साजिश के पीछे और क्यों इसको लेकर तैयारी नहीं की जाती है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय करा देते हैं। राम कुमार पाल, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। राम प्रकाश पांडे, नेता टीएमसी, और नीरज राय, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा की शुरुआत करूं, और बहुत अफसोस हो रहा है, मैं ये बीजेपी और टीएमसी दोनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस का तो वहां कोई खाता है नहीं, 2 सीटें हैं। कांग्रेस तो चलिए आएगी नहीं आएगी वो तो बात की बात थी, पहले टीएमसी थी, उसके बाद से बीजेपी आई, और सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी आप दोनों की होती है, आप दोनों की पार्टी की होती है कि ये कौन लोग हैं जो सड़कों पर पश्चिम बंगाल को जलाने का, हिंसा करने का काम कर रहे हैं। राम प्रकाश पांडे जी, आपसे शुरुआत करूंगा। चलिए, बड़े चीज से बोलना पड़ रहा है कि दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, ये नहीं देखा जा रहा है, दोषारोपण की राजनीति चल रही है, और मैं धर्म का बड़ा ठेकेदार हूं, ये साबित किया जा रहा है, किंतु असामाजिक तत्वों को चिन्हित नहीं किया जा रहा है। आज बताइए, मैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में देखा कि उदलाबड़ी बोल की जगह है, वहां पर आग से जलाया गया, दुकानों को जला दिए गए, सब कुछ जला दिया। जलाने के बाद भाजपा के जो जलपाईगुड़ी जिला के अध्यक्ष हैं, वो उस जगह पर आज पहुंचते हैं, उनका ही विरोध उनके दल वाले कर रहे हैं, क्योंकि जो असामाजिक तत्व वहां से उगाही करते हैं, वो अब भाजपा की तरफ का ओर हुए। ठीक है, मेरा एक ही कहना है कि असामाजिक तत्व को राजनीतिक शरण ना दिया जाए। असामाजिक तत्व, दोष बढ़ने वाला जो आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात कही सर, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उसमें आपने बीजेपी का ही नाम लिया, दोष तो आप ही मढ़ रहे हैं। आपने एक बार भी टीएमसी कार्यकर्ता या नेताओं का नाम नहीं लिया, टीएमसी के कार्यकर्ता वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब वो जो असामाजिक तत्व थे, इससे पहले जब आए, ये दोषारोपण किए, किंतु वो असामाजिक तत्व है। अब वो गेरुआ तिलक और गेरुआ कपड़ा पहन लिए, वो असामाजिक तत्व जो इनके साथ है। मतलब जो असामाजिक तत्व है, उनका रंग आपने बता दिया। टीएमसी का आप कुछ नहीं कहेंगे सर? मैं अभी भी पूछ रहा हूं। अब टीएमसी तो वहां जीती नहीं, वो क्या करेगी? वहां तो हारी हुई है, जहां पर आग जली हुई। ठीक है, मतलब एक बार भी आपने नाम नहीं लिया है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं सोच रहा था कि शायद आप निष्पक्ष होंगे। संदीप मिश्रा जी, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, रिजल्ट किसी के फेवर में होता है, कोई हारता है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी हो जाती है, जो मुझे लगता है चुनाव आयोग तो है, लेकिन पार्टियों को भी यह फैसला लेना होगा कि सरकारी संपत्ति और हिंसा कोई रास्ता नहीं है। कार्यकर्ताओं को समझाना होगा कि एक परिचय दीजिए आप लोग, लेकिन वो नहीं देखने को मिलता है। राम प्रकाश पांडे जी ने अच्छी बात कही कि दोष मढ़ देते हैं फिर, लेकिन वही सबसे पहले दोष मढ़ते हुए नजर आ गए कि बीजेपी के लोग, टीएमसी का नाम नहीं ले रहे हैं। संदीप जी, देखिए, मैं तो यहां पर यह कहूंगा कि पश्चिम बंगाल को इस नतीजे में जो है, जो अभी नतीजा आया है, 5 दशकों की हिंसा की राजनीति से मुक्ति मिली है, और उस हिंसा की राजनीति को हर किसी ने किया है। कभी कम्युनिस्ट हिंसा किया करते थे, कभी टीएमसी के लोग हिंसा किया करते थे, और आज जब बंगाल में 206 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है, तो यह जिम्मेदारी
निश्चित ही सबसे पहले बनती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और उसके कार्यकर्ता अनुशासन में रहें। लेकिन अनुशासन में रहने का मतलब ये नहीं है कि एक थप्पड़ पे मार पड़े तो दूसरा थप्पड़ आगे कर दें। तो अगर टीएमसी के लोग गुंडई पे उतारू हैं या कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तो और पुलिस वहां पर तुरंत उपलब्ध नहीं है सुरक्षा के लिए, तो निश्चित ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और एनडीए के कार्यकर्ताओं को जरूर मिलना चाहिए और मिलता है। इस तरह से कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन हिंसा जो हो रही है हमें एक दूसरे पर तर्क कुतर्क करने से बेहतर है इस तरह की बातें करनी चाहिए जिससे अब स्थिति शांतिपूर्ण हो, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है। जो नतीजे आ चुके हैं वो 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार रहनी है। तो कांग्रेस अगर इफ एंड बट के साथ किसी चीज की निंदा करती है, किसी बात को गलत ठहरा रही है, तो निश्चित ही वह कहीं से भी अपने मतदाताओं को समझाने में सक्षम नहीं होगी। तो उसे जो टीएमसी के लोग गलत कर रहे हैं, अगर उस चीज पर आंख मूंद रही है और केवल भारतीय जनता पार्टी की गलतियां दिखाई दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि इससे कहीं भी गेन भारतीय कांग्रेस पार्टी करने वाली नहीं है। जरूरत है सभी पार्टियां एक सुर में इस चीज पर आए कि आगे बढ़कर के अपने कार्यकर्ताओं को शांत कराएं। ठीक है, और अभी कहें कि अभी भाई अभी एक सुर में अभी मैं ला देता हूं टीएमसी और अजय वर्मा जी को सामने रखिएगा। अजय वर्मा जी, नहीं लगता बीजेपी से भी उम्मीद है कि आप तीनों ही ये स्टेप उठाइए और कहिए कि पश्चिम बंगाल आपका प्यार है। पश्चिम बंगाल ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां दी हैं और यह जिम्मेदारी टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों की है कि वहां पर इस तरह की स्थिति ना देखने को मिले। अजय वर्मा जी। पांडे जी, अभी तो कांग्रेस ने अपना पक्ष ही नहीं रखा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मुखौटे चेहरे सेल कंपनियां कांग्रेस की तरफ ही बात करने लगे। पहले सुन तो लेते हैं, उसके बाद ही रख देते। देखिए, केंद्र में सरकार किसकी है, केंद्रीय सुरक्षा बल किसके अंडर आते हैं, गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री वहां डेरा डाले हुए हैं। छोड़ दीजिए सरकार टीएमसी की या कांग्रेस की या रामलाल की या श्यामलाल की है, जिम्मेदारी तो डबल इंजन होगी ना। जिम्मेदारी तो देश की सरकार की बनती है। हिंसा के लिए तो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं सारे चैनलों पे। छोड़ दीजिए कौन गुंडा कर रहा है, गुंडा तो गुंडा होता है, उसका ना धर्म होता, ना ईमान होता, ना पार्टी होती। आप कह दीजिए कि चलो ये सारे लोग, सारी देश की मित्र मीडिया कह रही है कि सारे लोग अपोजिशन के, मान लीजिए, तो उन्हें उठाइए, ठोकिए, बंद करिए, जेल भेजिए। आपने एक एजेंडा, एक प्रोपोगंडा बना रखा है, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, एक पाठ्यक्रम लेके आए थे। अरे भाई, कन्वेक्शन रेट भी तो बताएंगे। 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस ने 90,000 घुसपैठिए मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भगाए थे, निकाले थे। आपने, आपके एक मंत्री हैं, आपके एक एमपी हैं निशिकांत दुबे, वो कहते हैं कि भारत में 10 करोड़ घुसपैठिए हैं। ये उनका आधिकारिक बयान है, आपको कहो तो मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कितने घुसपैठिए 2014 से 26 तक निकाले? मात्र 3850। ये है इनका कन्वेक्शन रेट। अरे भाई, आप कहते थे हम विश्व गुरु हैं, 56 इंची हैं, ट्रंप इनके सामने दंडवत है, पुतिन इनके चरण छूता है, और सी जिनपिंग जो है इनको बॉस मानता है। तो भाई कैसे बॉस? नेपाल आपको धमका रहा है, बांग्लादेश आपको धमका रहा है, पाकिस्तान आपको आंख दिखा रहा है, ऐसे बॉस हैं आप। लेकिन आप जिम्मेदारी देश की केंद्र की, 100 मीटर के दायरे में स्टेट पुलिस नहीं थी, 100 मीटर के दायरे में स्टेट पुलिस नहीं थी चुनाव में। फाइनल कर लूं, मैं फाइनल कर लूं। सर सुन लीजिए, समय के हिसाब से मुझे चलना। आपकी जो वैलिड क्वेश्चन है मैं उस पर जवाब चाहता हूं। 10 सेकंड में कंप्लीट करिएगा प्लीज। 10 सेकंड और क्वेश्चन कर दूं। ठीक। 100 मीटर के एरिया में केंद्र के पुलिस बल तैनात थे, ऑब्जर्वर सारे केंद्र के थे, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, जल थल वायु, तीनों सेना, चुनाव आयोग, ज्ञानेश मोदी, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, 50 एमपी, 50 मंत्री, 12 चीफ मिनिस्टर, 400 एक्स एमपी एमएलए, प्लस इतने सारों के बाद इनकी 206 सीट आई। मैं इनको कहता हूं बहुत कम आई है, इनकी 250 सीट आनी चाहिए। ठीक है, बीजेपी से जवाब। पाल साहब, जिम्मेदारी तो थी सारी, करीब 2 लाख से ज्यादा पूरी फोर्स जो है वहां पर मौजूद थी, जिम्मेदारी उनकी भी है। नमस्कार। देखिए, ये अभी बीजेपी की जीती जरूर है, सरकार अभी नहीं बनी है। अभी भी ममता जी रिजाइन कहाँ दिए मुख्यमंत्री पद से? कहाँ रिजाइन दिए हैं जो इतना ठोक रहे हैं? और जो ये जनता ने 15 साल झेला है और जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, इसमें तो कांग्रेस के लोग भी हैं। कई कार्यालय कांग्रेस के अपने कब्जे में लिए तृणमूल के लोगों से, कार्यालय और घर कब्जा कर लिए थे। 11 साल से मंदिर बंद था आसनसोल में, उसको जनता ने खोला।
जनता अपनी अपनी चीजें तो वापस लेगा, चाहे कांग्रेस का कार्यालय चाहे भाजपा का कार्यालय, वहां तो कोई पोस्टर बैनर भी नहीं लग पा रहा था। और मैं छोटे में कहना चाहूंगा, कैसे लेगा सर? आग लगा कर लेगा, हल्ला गुल्ला करके, लाठी डंडा से पीटकर, खून खराबा करके, रक्त चरित पूरा रक्त रंजित बंगाल कर दिया जाएगा क्या? किसने राइट दिया? देखिए साहब, छोटा समय है जी जी। रक्त रंजित का इतिहास बताना चाहता हूँ। बंगाल में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, बंगाल में 16 राज्य विधानसभा चुनाव हुए। उसका क्या एवरेज है? लोकसभा में हर चुनाव में 30 लोग मारे गए और राज्यसभा में 900 लोग, मतलब 60 लोग हर चुनाव में घटनाएं हुई है। इस चुनाव में कितनी घटना हुई? तो ये और हमारा तो नारा ही है, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि बदला नहीं बदलाव करना है, ये नारा दिया है कल ही। लेकिन सरकार बनेगी। हाँ, सेंट्रल फोर्सेस ने जिस तरह मतदान करने के लिए लोगों को छूट की दी थी, उस तरह थोड़ा सेंट्रल फोर्सेस को इसको भी रोकना चाहिए था। लेकिन अपना हक और अपना अधिकार तो लेंगे। इन्होंने किस तरह से लिया था? छीन छीन के मार मार के लिया था। और ये कह रहे हैं कि गुंडों को बचाना चाहिए। इन्होंने गुंडों को तो ऑफिशियल किया था, पाड़ा कल्चर। पहले वो सीपीएम के तरह कैरम क्लब थे, इन्होंने उसको पाड़ा कल्चर किया, उसको 5,500 करोड़ का फंड भी दिया, गुंडों को ऑफिशियल कर दिया था इस सरकार ने। उस पर नहीं कहेंगे ये लोग। और जो पूर्व में मरे हैं 900 लोग, उस पर नहीं कहेंगे आप। वो क्या इंसान नहीं थे? वो क्या मानव नहीं थे? उनको लोगों ने एकत्रित होकर मने ही मारा है। ये सब तो नहीं चलेगा, दोनों तरफ बोलना पड़ेगा। लोकतंत्र है, वो पक्ष भी और वो पक्ष भी है। ठीक है अजय वर्मा जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर नीरज जी का मैं रुख करूंगा। देखिए, इनकी विचारधारा गोडसे की विचारधारा है। महात्मा गांधी की हत्या उस आतंकवादी गोडसे ने की। फिर आप गोडसे पे चले गए। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? सर आप सुन लीजिए, कहां जा रहे हो? बंगाल चुनाव क्या है जी? आप बहुत बड़े ये साम दाम दंड भेद अपनाकर रक्त रंजित कर कर दुष्चरित कर कर लोकतंत्र की हत्या की गई है। 100 से ज्यादा सीटें चुनाव आयोग, ये लोग कह रहे हैं सारे आपके उस पर है। जो तो ये बात आपके राहुल गांधी को समझिए। एक मिनट सर, एक ही मिनट। बोलिए, सुन रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले कोई एग्जिट पोल नहीं आया था। उसके पहले राहुल गांधी ने कहा कि ममता जी ने अगर सही राज्य किया होता तो आज बीजेपी को एंट्री नहीं मिलती। मोदी जी के थ्रू और इन्होंने पावर के थ्रू वहां जो बंगाल में मानवता की हत्या की है, पहले महाराष्ट्र में की थी, फिर राजस्थान में करी, फिर हरियाणा में करी, फिर आसाम में करी, फिर बंगाल में करी। ये तो लोकतंत्र को लुटेरे हैं, लोकतंत्र को लूट रहे हैं। लोकतंत्र को आपने लूटा। अच्छा, लोकतंत्र बंगाल में लूटा गया है, तो केरल में क्या है? सत्ता लोलुप लोग। केरल में कौन सा चुनाव आयोग था? यही था ना। तमिलनाडु में कौन सा चुनाव आयोग था? ठीक है, नीरज राय जी, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, ममता बनर्जी हो, वो यही कह रही हैं कि भाई साहब इन लोगों ने मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। और कहा जा रहा है कि मेरी लड़ाई बीजेपी से नहीं, इलेक्शन कमीशन से थी। अब जो माहौल क्रिएट हो रहा है, क्या ये सब बयान उसके पीछे नहीं माने जाएंगे? ये सब रीजन नहीं है कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया जा रहा है कि अभी भी जो है ये आग बुझाने के करने के बजाय इसमें घी डाला जा रहा है, उकसाया जा रहा है? देखिए आशीष भाई, यहाँ पर तो चित्त भी मेरी और पट भी मेरी है। आपने देखा कि विगत 3 चुनाव ममता बनर्जी वहाँ चुनाव जीती और मुख्यमंत्री बनी है। जब हिंसा होती थी तो उस पे बोला जाता था कि टीएमसी करा रही है, ममता बनर्जी करा रही है। लेकिन संवैधानिक नियमों को अगर आधार बनाकर चला जाए तो आचार संहिता लगने से शपथ ग्रहण तक की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग राज्यपाल की होती है। लेकिन दोष ममता बनर्जी को दिया जाता रहा। ममता बनर्जी हार गई। हमारे महामानव ने घोषणा कर दिया, गृह मंत्री ने, कि लगभग 2.5 लाख वहां पर सैनिक जाकर और सैनिक बल के लोग चुनाव कराए। चुनाव के बाद अब भी वहां पे 70 से 80 हजार को 2 महीना तक रुकने का आदेश जारी कर दिया गया। सौभाग्य से उसमें मेरा अपना सगा भाई भी है जो अर्धसैनिक बल में है, हो गया। अब घटनाएं जब घटने लगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री ले, गृह मंत्री ले, राज्यपाल ले, क्योंकि तीनों एक ही कैटेगरी है। आपको भी पता है कि राज्य के राज्यपाल केंद्र सरकार ही बनाती है और अपने लोगों को बनाती है। चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा। ममता बनर्जी के द्वारा यह बोल देना कि मैं चुनाव हराई गई हूं, तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा था हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो काउंटिंग के दिन ईवीएम 90% तक चार्ज था।
जब देश कोरोना के झंझावत से जूझ रहा था, जनता अपने आप कोरोना की लड़ाई लड़ रही थी, तो चुनी हुई सरकार को खरीदने का काम सरकार ने किया। भाई 13 साल से आप भी सत्ता में हैं, आपने अपने नैतिक जिम्मेदारी क्या रहा इसका निर्धारण किया? नहीं किया। अभी चर्चा हो रहा था केरल का और तमिलनाडु का चुनाव का, बहुत बढ़िया बात। केरल और तमिलनाडु का अगर आप जीत गए हैं, पूरा मक्खन खा जाइए, एक लॉलीपॉप दे दीजिए। एक बंगाल जीतने से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल मुद्दा मिलता था, हिंदू मुसलमान और जय श्री राम कर दो, सभी मुद्दे गौण हो गए। यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, गोवा है, उसके बाद आपका गुजरात और महाराष्ट्र पे भी प्रभाव पड़ता था हिंदू मुसलमान का। एक केरला को आप क्यों जीतने जाएंगे भाई? जब लोकसभा की 100 सीटों में आप दक्षिण में है ही नहीं, तो आप नहीं जाएंगे। अब आइए मुद्दे की बात जो है, बंगाल में आपने चुनाव जीता, गृह मंत्री जी वहां पर, क्या केंद्रीय नेतृत्व का एक बार भी यह आया जवाब? प्रधानमंत्री जी चीख चीख के हर रैली में कहे हैं कि इस बार का चुनाव एकदम सादगी का होगा, बदला नहीं बदलाव की बात होगी। तो क्या यही बदलाव है क्या? ममता बनर्जी मतलब कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, जीते तब भी हम ही वही दोषी रहे हारने वाला, और हार रहे हैं तो जो दोषी तो है ही जीतने वाला। जिस तरह से आशीष भाई सत्ता में आए हैं 2014 से, हर नैतिक जिम्मेदारी लेने के बजाय ये विपक्ष के ऊपर रोना रोते हैं। जवाब विपक्ष से चाहिए इनको। बोलिए बोलिए नीरज जी, फिर संदीप जी कंप्लीट करेंगे। नीरज जी इस समय संदीप सर प्लीज, माफी साहब आपको रोक रहा हूं। नीरज जी को नहीं बोलिए दीजिए, मैं संदीप जी को एक ही साथ ले लूं सवाल इनका। बोलिए संदीप जी, आप भी अपना सवाल ले लीजिए। नीरज जी इस समय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय क्या आप यह निवेदन करेंगे कि सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि शांतिपूर्ण माहौल बनाने में सहयोग करें? क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है? जो हिंसा कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हिंसा का रास्ता छोड़ें? आप लोग तो गांधीवादी समर्थक रहे हैं, तो गांधीवादी विचारधारा तो कहती है कि एक थप्पड़ कोई मार भी रहा है तो दूसरा थप्पड़ आगे कर दें। तो आप लोग तो हिंसा का जवाब हिंसा से दे रहे हैं। शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से बातों को रखने के लिए आप क्यों नहीं लोग? वैलिड पॉइंट है संदीप जी, बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है नीरज जी। यही तो मैंने भी पूछा था कि जिम्मेदारी तय करनी होगी ना। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, यह चीजें शुरुआत से ही संदीप जी आप जब बोलना शुरू किए हैं, भाजपा को बचाव करते हुए भी हारे हुए पार्टियों पे ही आरोप लगाए। एक बार आप संदीप जी बोले होते कि निर्वाचन आयोग और राज्यपाल क्या कर रहे हैं, हमारे देश में कानून सबसे महत्वपूर्ण होता है, लॉ एंड ऑर्डर पे ही जिम्मेदारी निर्धारित करी जाती है। और जो पार्टियां गांधीवादी की बात करते हैं, तो ये वह पार्टी की जो आप सपोर्ट करते हैं, दंगाइयों का सपोर्ट करने वाली पार्टी, जिसको राष्ट्रद्रोही पार्टी बोलती है, आतंकवादियों की सपोर्टर पार्टी बोलती थी पार्टी पीडीपी। जवाब करेंगे कि 5 दशक से पश्चिम बंगाल जो है हिंसा की राजनीति का शिकार रहा है। क्या आपको यह चीज दिखाई नहीं देती? क्या आप इस बात से आंख मूंद लेंगे कि टीएमसी हो या कम्युनिस्ट पार्टी रही हो, हमेशा से हिंसा का ही सहारा लिया है? और वहां पर आज निर्वाचन गवर्नमेंट बन गई है, उसके बावजूद टीएमसी रिजाइन करने से इनकार कर रही है मुख्यमंत्री जो है। तो मुख्यमंत्री का इस तरह से इनकार करना कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं को उकसाना हो गया। ये बंगाल आपको दिख रहा है, बंगाल आपको दिख रहा है, मणिपुर में कितना क्या हो गया, और हमारे महामानव का 180 मिनट के भाषण में 80 सेकंड नहीं बोला गया। आप बात करते हैं बंगाल की चरित्र की राजनीति पर। क्यों नहीं कह रहे हैं टीएमसी के लोग? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अब तक क्यों नहीं बोले वहां की हिंसा पर? राज्यपाल ने क्या एक्शन लिया? चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? बात ये होनी चाहिए कि नहीं कि ममता बनर्जी ने क्या किया, वही काम बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप टीएमसी कार्यकर्ताओं को शांति के रास्ते पर चलने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। आप इस चीज की गुजारिश नहीं करेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा का रास्ता छोड़ दें। बंगाल के शांति की बात करी जाए, यहाँ पर पूरे बंगाल के शांति की बात करी जाए, जवाब हिंसा से नहीं देंगे। आप शांतिपूर्ण रास्ते पे आ जाइए, आप अहिंसा का सहारा लीजिए। आपके पास तो अहिंसा वाला हथियार है, बापू वाला हथियार है। आप तो एक गाल के बदले दूसरा गाल सामने करने वाले। प्रकाश पांडे जी, बंगाल में ये खूनी खेल जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आप मानते हैं? मुझे लगता है टीएमसी के नेता होने के नाते आप ये मानते होंगे कि आप ही क्या, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे वो यही मानते होंगे कि बंगाल में रक्तरंजित चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ये बहुत अच्छी बात है ना कि किसी ना किसी को इनिशिएट करना होगा। मैं बीजेपी को भी कह रहा हूं कि इनिशिएट करो, और आपको भी कह रहा हूं आप इनिशिएट करिए और कहिए कि भाई साहब कार्यकर्ताओं को समझाइए कि ठीक है, जो चीजें हो गई, उसको हिंसा में तब्दील कर देना वो ठीक नहीं है। पांडे साहब।
पांडे जी, मैं यही चीज बोल रहा हूं कि इनके जो नेता हैं भाजपा के, जब बुलडोजर लेके रैली निकाल रहे हैं, विजय रैली, अरे बुलडोजर की क्या जरूरत है? तो पहली हिंसा करने का मनोभाव लेके चले हैं और एक टीएमसी का पार्टी को बुलडोजर से उड़ा दिया। ये दुर्भाग्य। कौन सी राजनीति करने आए? आप बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बदला नहीं, बदल चाहिए कि, तो ये इनके कार्यकर्ता तो वहां बदला लेने के लिए आए। फिर वही चीजें हो रही हैं। कोई इस नहीं, तरह का तरीका लगा। तो ठीक है। ये तरह की राजनीति का, और शुभेंदु अधिकारी साफ कह दिए अपने शब्दों में कि तृणमूल कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता हमें खत्म कर देंगे इस दल को पश्चिम बंगाल से। ये करने का राजनीति है, आप विरोधी खत्म करके राजनीति करेंगे, ये तरीका है। राम कुमार पाल जी, जवाब। देखिए, हम तो यही करेंगे। बुलडोजर पे भी सवाल है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर लेकर चले गए, रैलियों में बुलडोजर दिखा रहे हैं, वो हिंसा का प्रतीक है। वो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो बुलडोजर कार्रवाई आप लोग कहते हैं, उस पर सवाल उठाया गया कि आप वहां लेकर क्यों गए? देखिए, चुनाव विचारों का संघर्ष होना चाहिए, हिंसा का नहीं। ये हम भी कहते हैं, और मैंने अपने कथन में कहा कि सेंट्रल फोर्सेस वहां थी, ये उनकी नाकामी है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, ये चुनाव भाजपा और टीएमसी के बीच नहीं था, ये भी आप मार्क करिए। ये चुनाव टीएमसी और जनता के बीच था। जो 15 साल का अत्याचार था, उसके बीच चुनाव था। ये तो एक सही पार्टी भाजपा मिली, उसको सही चुनाव किया। ये दृश्य क्यों आएगा? जनता के साथ अगर टीएमसी का था तो ये दृश्य क्यों आएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये दृश्य का क्या मतलब है? राम प्रकाश पांडे जी, आपने आर्थिक फंड दिया है पाड़ा ग्रुप को 5,500 करोड़ रुपया, विशेष करके आपने शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों को 5,500 करोड़ रुपया, और इंडस्ट्री के लिए 100 करोड़ रुपया। ये विकास है आपका? क्योंकि आपका जो बायोडाटा है वो दंगा का बायोडाटा है। झेलना पड़ेगा, जनता का आक्रोश है। 10 बार चुनाव कर लो, बंगाल की जनता जागरूक हो गई है अत्याचारों से। अत्याचारों का जवाब है ये। दोषारोपण करके राजनीति किया है, सारा जवाब अभी तक देखा। कभी इंदिरा गांधी को दोषारोपण, कभी जवाहरलाल नेहरू को दोषारोपण, कभी राजीव गांधी को दोषारोपण किया। क्या देखा आपने? हिंदू मुसलमान छोड़कर किया पे आती है तो अच्छे को निकाल देती है। हिंदू मुसलमानों ने किया, फंडिंग से किया है आपने, योजनाओं में उनको दिया है। और आपकी ममता बनर्जी ने क्या कहा था, मैं 3 मिनट के लिए नजर फेर दूं तो आपके 13 बन जाएंगे। तो 13 किसके बनने वाले थे? झूठ मूठ का एक संकल्प पत्र निकाला है, किंतु किसी को कुछ देने वाले नहीं है। पश्चिम बंगाल को बगल में बैठे थे, गड्ढे की राजनीति में, इनके पिताजी पंडित है और उनकी माता जी मुस्लिम है। अरे मुस्लिम हिंदू आप करते हो, दूसरे को मानते हो। ठीक है अजय वर्मा जी, हिंदू मुसलमान वाली बात फिर चली आई है, और हिंसा की पटकथा की कहानी, इस चार के चक्र में मैं जो पूछना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं, जिम्मेदारी तय करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई पार्टी निकलकर सामने आए और ये स्टेप ले कि ठीक है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझाऊंगा। ये भी बात तो सही है, सुबह की खबरें कि कांग्रेस के लोग भी जो टीएमसी के दफ्तर में घुस गए। आशीष पांडे जी, आप बहुत अच्छे युवा एंकर हैं और भविष्य में आगे बढ़ेंगे। मेरा एक अनुरोध स्वीकारिए। मैं पिछले 10 साल से 12 साल से बहुत देश के हर चैनल देश विदेश का करता हूँ जी। एक अभी आप नीरज राय और जब संदीप मिश्रा जी डिबेट कर रहे थे तो नीरज राय की आवाज बहुत कम आ रही थी और संदीप मिश्रा की ज्यादा आ रही थी। तो ये समानता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दीजिए आप बराबर। 1 नंबर। दूसरा नंबर हिंदू मुस्लिम। सुनिए दूसरा नंबर मेरा। देखिए आपने सवाल संदीप मिश्रा जी, आई एम कैपेबल, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। अच्छा, अच्छी बात बोली आपने, सबको बराबर का मिलना चाहिए, मैं वैसे ही दे रहा था। अब हमारी टेक्निकल चीजें क्या चलती हैं उसको अगर मैं समझाने बैठूंगा तो पूरा समय चला जाएगा सर। कभी कभी 10 सेकंड 20 सेकंड आवाज लेट जाती है और खामियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब कंटिन्यू करिएगा सर। सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए। हिंदू मुस्लिम का पाठ्यक्रम और जो घुसपैठियों का पाठ्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान शमशान कब्रिस्तान, ये इनका नवीन पाठ्यक्रम नहीं, 2014 का पाठ्यक्रम है। जब से भारत में एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे और भारत की खोज की गई जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बंगाल के इन हत्या, मैं कह रहा हूं चाहे वो कांग्रेस के मर रहे हो, बीजेपी के मर रहे हो या तृणमूल के मर रहे हो या आग लग रही हो, आग तो लग रही है ना, विजुअल्स तो आ रहे हैं ना जी, कार्यालय जल रहे हैं, मकान जल रहे हैं, दुकान जल रहे हैं।
हाँ। जिम्मेदारी तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल और चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग जो मैं एग्री हो गया, मैं ये बहुत एग्री हो गया आपकी इस बात से कि जिम्मेदारी इनकी है, पहले है चुनाव आयोग की है, लेकिन एक जिम्मेदारी पार्टियों की भी तो बनती है, उस पर भी तो कुछ कहिए सर। सर तीसरी बात में पार्टी की जिम्मेदारी की बात जी, पार्टी की जिम्मेदारी की बात अभी कह रहे थे एक सज्जन महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी ने दूसरा गाल कर दिया, तभी तो गॉडसे ने गोली मार के हत्या कर दी इस देश के बापू की, जिसने देश को आजादी दिलाई। तुम जैसे शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे और भाजपा के चरण चुंबक करने वाले चिंटू पिंटू लोग देश को बर्बाद कर देंगे, भारत को बेच देंगे, गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। बेरोजगार हो गया भारत आज। गलत है, किसी को सच बोलने नहीं देना चाहते, सच सुनना भी नहीं चाहते और सच बोलने नहीं देना चाहते। ये आपकी नहीं चलेगी। सारे पाप के अधिकार आपने किए, पापी आप लोग हैं। 1000 करोड़ हो गया है, महंगाई की दर बढ़ती चली जा रही है। कल अभी 963 एक सिलेंडर बढ़ गया है, कल परसों में प्राइवेट सिलेंडर गैस और डीजल बढ़ जाएंगे। सब कह देंगे कि जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। आपको केवल बंगाल चुनाव जीतना है, हिंदुस्तान की जीडीपी भाड़ में जाए, हिंदुस्तान का व्यापार आपको नहीं जीतना था सर, आपको नहीं जीतना था, आपकी पार्टी नहीं चाहती थी बंगाल चुनाव जीतना है, ट्रंप से डरना है। अजय वर्मा जी, 2.5 लाख। ठीक है अजय वर्मा जी, आपकी पार्टी नहीं चाहती थी कि चुनाव जीता जाए, अगर मेहनत और ज्यादा होती तो हो सकता कांग्रेस को मौका मिल जाता, क्यों नहीं कर पाए? और इतनी समस्या थी तो ये मुद्दे लेकर आप जाते, जनता ने क्यों नहीं विश्वास जताया आप लोगों पर? केंद्रीय सुरक्षा बल जब बैसरन घाटी पे हमारे 25 से 27 बहनों को सुहाग छीने गए थे, मारे गए थे, तब कहा था वो सुरक्षा बल केंद्र सरकार का। तब तो आप सुन लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी को सुन लीजिए, सतपाल मलिक को सुन लीजिए, सब ये सोची समझी रणनीति की तहत सरकार का खेल है, साजिश है। इसकी जांच जब तक नहीं होगी, जब तक सरकार नहीं बदलेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि ये भगवान आपको सद्बुद्धि दे, सत्ता के मद में आप इतने मत पागल हो जाइए कि आप जो है देश के हालात। सर पता नहीं अभी आपके यहाँ से लाइट शायद चली गई है, ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ। आप भी जानते होंगे कि आदमी जब झूठ बोलता है तो लाइट चली जाती है, पता नहीं इत्तेफाकन है कि क्या है, वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आप बीजेपी का मैं रुख करता हूं और समझना चाहूंगा। लाइट आ गई है सर, वापस आता हूं आपके पास। राम कुमार पाल जी, ये बात सही है, आपने ये चीज मानी कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन हर बार बंगाल में ही ये हिंसा क्यों देखने को मिलती है? इससे पहले भी ये देखने को मिल रही थी। देखिए ये काफी सालों से है और मैंने आपको संख्या भी बताई। संदेश खाली में बवाल होता है, 5 सुरक्षाकर्मी जो है घायल हो जाते हैं, सुरक्षा बलों पर भी फायरिंग की बात सामने आती है। सर बहुत छोटा है। हाँ। 2021 में कितने लोगों की हत्याएं हुई, कोई भी पक्षी उसमें देखने को तैयार नहीं, कोई पक्षी से बोलने को तैयार नहीं। किस तरह से हुआ? और मैं तो अजय भाई से बात करना चाहूंगा, कांग्रेसी भाई से, कि आप तो बड़े आरोप लगा रहे हिंदू मुसलमान, तो आपके लियाकत अली जवाहरलाल नेहरू समझौता कहाँ था? ना उसमें गोडसे थे, ना उसमें गांधी थे, ना उसमें वल्लभ भाई पटेल थे। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद लियाकत अली और नेहरू समझौता क्या था, ये आप देश को बताओ। बताओ देश को कि हिंदू मुसलमान नहीं किया था हमने, क्या था वो लियाकत अली समझौता? पढ़ के दूसरी बार डिबेट में बताना अजय भाई साहब, ये सब आपने किया। जिन्ना को पूजने वाले, जिन्ना की मजार पर कब्र पर जाकर सजदा करने वाले, बिन बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने वाले, बिन बुलाए पाकिस्तान में शीश झुकाने वाले, बिन बुलाए पाकिस्तान में दंडवत करने वाले। भाई साहब सुन लीजिए, अजय शर्मा जी हम बहुत बड़े प्रवक्ता है, हम लोग साधारण से छोटे छोटे लोग हैं, अपनी बात रखने का मौका दीजिए। सुनिए 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 साहब, आप कहते हो कि ऑयल डीजल पेट्रोल की आपने बिना लड़ाई बिना कोरोना ऑयल बॉन्ड बेच दिया। उस ऑयल बॉन्ड की कीमत 2018 से 2026 देश ने चुकाया। ईरान का 7,000 करोड़ रुपया इसी सरकार ने चुकाया। ये आपको समझ में नहीं आता? आप गौर कीजिएगा, चैनल गौर करे, इनसे बार बार पूछे लियाकत अली नेहरू समझौता क्या था। देश का बंटवारे के बाद भी आपकी गवाही के ऊपर फांसी दी गई। ठीक है, और ठीक है, आप कहते हैं कि आप आजादी की बात करते हैं। ठीक है, संदीप मिश्रा जी इस्तीफा नहीं देंगे ये कहते हैं। नीरज जी आऊंगा आपके पास, मैं वापस लौटता हूं, संदीप जी से मैं सवाल है थोड़ा, मैं आऊंगा आपके पास। संदीप मिश्रा जी इस्तीफा नहीं देंगे और उसके बाद से ये कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो यही हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कहानी कि भाई हम नहीं यहां से हिलेंगे, आपको जो करना है कर लो। ये खुलेआम एक गुंडागर्दी वाला मैसेज या वो स्टाइल नहीं है क्या? और इससे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भड़केंगे नहीं क्या? और वो भड़केंगे तो कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा। फिर आप कह देंगे कि
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है? देखिए, जब तक पर्दे के पीछे से राजनीतिक दलों का सपोर्ट अपने कार्यकर्ताओं को मिलता रहेगा, हिंसा रुकेगी नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आप देखिए तीनों प्रवक्ताओं में, एक मैं नहीं जानता रामकुमार पाल जी ने कहा कि नहीं कहा, तीनों लोगों को एक सुर में कहना चाहिए था। आपने भी कहा मैं तीनों लोगों से एक सुर में कहलवाऊंगा, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि कार्यकर्ताओं का हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहिए। कोई भी मुकदमा होगा तो आपको खुद झेलना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी की तारीख झेलनी पड़ेगी। हिंसा से नतीजे नहीं बदलने वाले हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी है, तो इसलिए हमला हो, किसी का कार्यालय हो, किसका हो, जिम्मेदारी किसकी है? बोलिए। फर्स्ट मेरी ओपनिंग कमेंट्स में ये था कि किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, या आप कैसी बात कर रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा? मैंने कहा जो भी कार्यकर्ताओं से आग्रह करिए ना। बहरहाल आप तो कहीं परिदृश्य में है ही नहीं, परिदृश्य में तो टीएमसी है, आप तो परिदृश्य में कहीं है ही नहीं। मैं तो चाहूंगा टीएमसी के नेता कह के जाएं यहाँ से कि कार्यकर्ता अपना हिंसा का रास्ता छोड़े और नतीजों को स्वीकार करें। देश की राजनीति में एलओपी हमें नतीजे को स्वीकार नहीं कर रही है तो कार्यकर्ता कैसे स्वीकार करेगा? इस बात को तो समझना होगा ना। हिंसा के पीछे असली वजह यह है कि मुख्यमंत्री अभी भी नतीजों को स्वीकार नहीं कर रही हैं, जनादेश को स्वीकार नहीं कर रही हैं। और जब मुख्यमंत्री जनादेश को नहीं स्वीकार कर रही हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल चोरी हो जाएगी, 100 सीटें चुरा ली जाएंगी। चुनाव आयोग मिलके एसआईआर के थ्रू, पुलिस के थ्रू, केंद्रीय बल के थ्रू, इनका कोई कार्यकर्ता नहीं, स्टेट की पुलिस नहीं, स्वीकार है और जनादेश अब मुझे स्वीकार है। तो आखिर जब बात उठाई जा रही है केरल की, तमिलनाडु की, क्या वहां जनादेश नहीं हुआ है? क्या वहां सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है? क्या वहां इलेक्शन कमीशन बैठ करके सीआरपीएफ की फोर्स ने चुनाव करवाए हैं जो सत्ता परिवर्तन हुआ है? तो इस तरह मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक न पूछा। अभी देखिए सारी बात हो रही है, उन्होंने माइक का इशू उठा लिया। भाई सारी बात समझिए कि हिंसा से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, वो समझ गए उस चीज को, वो तो कह रहे हैं सर। संदीप जी इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे, उन्होंने ओपनिंग कमेंट में बोला भी, हाँ ना, उस चीज को समझिए। नीरज जी का रुख करूंगा मैं। नीरज जी, जो संदीप जी भी कह रहे हैं कि सारी चीजें ठीक हैं, अब जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया कि जो है भाई 100 सीटें पूरी चुरा ली गई, जो है सारी केंद्रीय बलों को जुटा दिया गया, इन लोगों की वजह से जो है चुनाव जीता गया, बाकी जगह फिर क्या ये सब चीजें नहीं देखने को मिली? ईवीएम वहां पर क्या वहां गड़बड़ नहीं हुई? नहीं, सही कह रहे हैं आशीष भाई, एकदम फर्स्ट क्लास। इसीलिए तो जगहों को नहीं किया गया। मैं अपने पहली बात में ही बोला था कि तमिलनाडु और केरला में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। ठीक है सर, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। नीरज जी मैं वापस लौटूंगा। राम प्रकाश पांडे जी कुछ कह रहे हैं बहुत देर से, उनके पास चलते हैं। पांडे साहब, ठीक है, ये अच्छी बात है कि मैं इस चीज को सम्मान के पूर्वक देखता हूं कि भाई साहब आप लोग, कम से कम कुछ लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना कि मुख्यमंत्री नहीं है वो और अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें क्या परेशानी? ये नहीं लगता आपको कि इससे हिंसा भड़क जाएगी, कार्यकर्ता और ज्यादा जो है आगजनी करते हुए नजर आएंगे? आशीष जी, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला कि ईवीएम 80% चार्ज था। क्या इलेक्शन कमीशन का दायित्व नहीं बनता है कि उसकी स्पष्टीकरण दे? जब 80% था नहीं, जो कि वो हार गई है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो उनका दायित्व नहीं बनता है कि उनको जवाब दे जी। उन पर हमला किया गया, उनके पेट पर उन्होंने बोला, तो या तो स्पष्टीकरण दे कि भाई भैया आप झूठ बोल रहे हैं, खड़ा को बोलते इलेक्शन कमीशन ना। प्रधानमंत्री ने दो शब्द बोले। बंगाल की तरफ से ये आया है कि ये जो ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है ये निराधार है। वीडियो मांगा जा रहा है कि कुछ तो सबूत होगा, आपके पास भी होगा तो भेज दीजिए उनके पास। मुझे लगता है कि अगर भेज देंगे तो आगे चीजें हो जाएंगी। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से शुरू से दोषारोपण कर दिया तृणमूल कांग्रेस पर, जो अराजकता फैला रखी तृणमूल कांग्रेस ने, घुसपैठिया ममता बनर्जी ने कही थी, भाजपा का कहना है। तो अब तो रोहिंग्याओं को लेकर ममता बनर्जी ने क्या बयान नहीं दिया है सर कि अगर एक भी रोहिंग्या निकाला जाएगा तो जो है चीजें खराब हो जाएंगी? एक समुदाय विशेष को लेकर बयान नहीं दिया गया क्या? तृणमूल कांग्रेस को बार बार इलेक्शन के समय में यही प्रचार तंत्र बनाया था कि जितने रोहिंग्या आए हैं, बांग्लादेशी आए, उनको बधाई ममता बनर्जी ने। अरे तो सरकार किसकी है? अभी तक किसकी सरकार थी? ममता बनर्जी थी ना, तो जिम्मेदारी किसकी होती है?
मतलब जिम्मेदारी किसकी होती है? क्योंकि जिम्मेदारी केवल गृह मंत्री क्या छोड़ेंगे? सारा का अगर घुसपैठिया घुस रहे हैं उन्होंने तो ये बोला ही, गृह मंत्री तो उन्होंने तो बोला ही कि जो जहां जो है इलाके वो तो बोल ही रहे कि काम किया उस पर करेंगे। पाल साहब जवाब दीजिएगा इसका कि घुसपैठियों की जिम्मेदारी को लेकर थोपने का आरोप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन काम तो आपको भी करना पड़ेगा। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे महान भाव लोग, संदीप जी मैंने कहा था कि संघर्ष विचारों का होना चाहिए, हिंसा का नहीं। आपको मेरे को जवाबदेही मेरी बनती है आपके लिए प्रति जवाब देने का। हाँ, ये लोग जो कह रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि ममता जी ने कहा कि मैं 2 मिनट अगर आंखें बंद कर लूं तो आपके 13 बज जाएंगे। 13 किसके बजने वाले थे? हाँ, अभिषेक बनर्जी कितनी कितनी बवाली बात की। अगर हमारे अमित शाह ने बोला था कि गुंडो उधर जाओ ना तो उल्टा लटकाएंगे, तो वो क्या अभिषेक बनर्जी के बीच में गुंडा था? उन्होंने अमित शाह को चैलेंज किया। कितनी भाषा को आपको हम बताएं? अभी कल की भाषा की बात कर रहे हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक तरफ अभिषेक बनर्जी और दूसरी तरफ कौन थे? वही उसके पिताजी पंडित थे और उसकी माताजी खाला है, उसको बगल में बैठा के रखा। तो ये सारे कंडीशंस आपके हैं। आपके आचार विचार जो करोगे, आपने अत्याचार किया है मान लो, आपसे जनता ने छीना है आपको। बीजेपी को तो मौका मिला, आपके अत्याचारों और आपके हिंसा के कारण बीजेपी जीत के आई। एक तरफा काम करते हो 30-70 में, आपने तो रिकॉर्ड पे दिया है, फंडिंग दी है, फंडिंग पाया कि तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की मातृ समान है। कोई बोलने वाले के लिए यही जवाब रहेगा हम लोगों का। जो भी पार्टी अगर देश को पैसा दे रही है, पैसा ऑफिशियल दे रही है, वो रिकॉर्डेड होता है साहब। बोलना चालना तो ठीक है, अपने रिकॉर्डेड गुंडों को गुंडा बनाया है। क्लब कल्चर संबोधन करता है मोदी गृह मंत्री होते हुए, तो उसके लिए यही जवाब मिलेगा। दिया गया 1 लाख क्लब को, उसका जवाब दो 1 लाख क्लबों का। देश के दूसरे जगह पैसा नहीं होता है। और इंडस्ट्री के लिए आपने 100 करोड़ रुपए दिया और मजलिस में रिपेयरिंग के लिए 5.5 करोड़। ये रुपया जो जाता है ये किसको दिया था? रिकॉर्ड होता है, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे ममता जी हो। पैसा तो देश का रिकॉर्ड पे जाता है कि नहीं प्रदेश का? राम प्रकाश पांडे जी मानिए, आपने उन गुंडों को ऑथराइज कर दिया था, ये भी ये किया था। क्योंकि पश्चिम बंगाल की ये संस्कृति है कि क्लब बनना, हर गांव में क्लब रहता है। ये संस्कृति आप तोड़ के दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। बुरा लग जाए करके मंदिर सील कर दिया, कोर्ट का आदेश के बावजूद भी नहीं खोला आपने। ये आपका तंत्र है। ठीक है, अजय जी, काम कर रहे हैं। अजय जी को लाइएगा सामने प्लीज। अजय जी से सवाल है। अजय जी, ये राजनीति सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं बल्कि आरोप है कि कई बार खून और खौफ के साए में पश्चिम बंगाल जो बदल जाता है। ये कहानी अभी की नहीं है अजय जी, इसको मैं चाह रहा हूं कि आप लंबे दौर से सोचिएगा। लेफ्ट के बाद से ममता बनर्जी जब से आई और जब जब चुनाव हुआ है, जब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या पश्चिम बंगाल जलता हुआ नजर नहीं आया? क्या कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं की गई? मैं किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं करूंगा, किसी भी पार्टी का। ये राइट, ये हक किसने दिया है? आशीष पांडे जी, 20 साल कांग्रेस का शासन रहा, 35 साल लाल का शासन रहा, सीपीआई का रहा, और 15 साल ममता का रहा। जी बिल्कुल सही। अब 2026 में भाजपा का सरकार, हमें ज्ञानेश जी को, ईवीएम को, पेगासिस को और नेतन्याहू को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चुनाव सरकार को जितवा दिया। ये जीत मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, आप चेक करा लीजिए। हमारे नेता राहुल गांधी ने डेमो कर करके दिखाया कि वोट चोरी किस तरह से की गई है, एसआईआर से किस तरह। एसआईआर आसाम में क्यों नहीं करी थी, महाराष्ट्र में क्यों नहीं करी थी एसआईआर? आखिर करी तो फिर बंगाल ही क्यों? आखिर चुनाव तो 5 स्टेटों में थे, बंगाली पे फोकस क्यों था? क्योंकि सरकार का टारगेट और एजेंडा था। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, रक्त और हिंसा किसी भी स्टेट में, वो भारत का स्टेट है। मणिपुर इन्हें दिखता नहीं है, उस पर प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। इन्हें प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करने कर्नाटक पहुंच जाते हैं। मैं कहता हूं कि बंगाल आरजी कर का बलात्कार इन्हें बलात्कार रखता है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का बलात्कार बीजेपी के नेता करवाते हैं, वो बलात्कार नहीं लगता। बनारस में बीजेपी आईटी सेल के 3 कार्यकर्ता प्रमुख एक बेटी से लौकी से बलात्कार करते हैं, वो बलात्कार नहीं लगता। ठीक है, जवाब का बलात्कार दोनों लोग को सामने लाएंगे प्लीज, जवाब दीजिए पाल साहब। बलात्कार दिखता है। देखिए, ये मणिपुर की बात कर दे, मैं उसको बोलूं कुछ? ओवरऑल है सर कि अपना कॉलर साफ दिख रहा है, एक उंगली सामने उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ी हुई हैं, 3 उंगलियां नहीं, मणिपुर के ऊपर 2004 से 2014 में 695
आम नागरिक मारा गया, अरे अपने ऊपर 307 बात फोर्सेस करिए मारी मान्यवर, गई। आप तो और बुजुर्ग आदमी हैं, सम्मानित आदमी 2014 से आप 2026 अपनी आम आदमी 2014 में 40 महामानव आए और थे, आपने हराया था, लोगों ने सबको जवाब दे दिया था, आपने कहा था विश्व अच्छा, गुरु मेरी हैं बात हम। का एक ही जवाब दे दिए। जानते आपसे बहस नहीं बताइए, करता पुरानी अजय में जी, मत जाइए। मैं आपसे बहस नहीं करता, मैं आपसे एक ही बात का जवाब चाहता आजादी हूँ भारत कि होता आपके राहुल गांधी ने एग्जिट पोल से पहले ममता जी पे आरोप लगा के कैसे कह दिया कि बीजेपी जीत रही है? ये कौन सा एग्जिट पोल था ये राहुल गांधी के पास? चुनाव में आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, 9%, 9.5% वोट लिया है आपने, और आप कह रहे हो कि हम उनके साथ हैं। ये दोगलापन नहीं तो क्या है ये? अगली बार आपने 3% वोट लिया था, इस बार 9.3% वोट लिया है आपने। आपके 2 विधायक जीत के भी आए हैं। बोलिए अजय जी। और चुनाव से पहले ही आपने घोषित कर दिया था, आपके राहुल गांधी ने, हमारे स्टार प्रचारक ने, कि आपने बीजेपी को मौका दिया जीतने का, ने कार्यकाल अच्छे से नहीं चलाया। इसी पे जवाब दीजिए। ठीक है अजय जी, जल्दी से नीरज जी का रुख करना। मेरा थोड़ा सा ना स्पीकर्स ऑन ऑफ हो गए थे, मैंने अच्छा अभी जी, आप ऑन बता करे। दीजिए। क्या पूछ रहे हैं मान्यवर? वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर ऐसा कौन सा जिन्न जो है राहुल गांधी जी के पास पहुंच गया था कि उन्हें पहले पता था कि बीजेपी जीत रही है, ममता बनर्जी ने गलती की और आप ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वहां पर। देखिए, हम तो हिंदुस्तान के उस हर स्टेट में महिलाओं, सुन लीजिए, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होंगे, बलात्कारियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और झूठ के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंचेंगे। और रहा सवाल झूठे तो आप है सर, कोई मुस्लिम अत्याचार हिंदू महिला पे करे तो वहां आप नहीं जाओगे। चुनाव आयोग सिर्फ हिंदू पे दिखता है, मुस्लिम जो वर्क करे उस पे आप कहीं नहीं जाओगे। पता है वो इशारा था। तो हम तो मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अल्पसंख्यक होंगे और उसको सारे फंडिंग दोगे, उनको सारे वोट दोगे। हिंदुओं को क्या दिया आपने? इतने वर्षों के अंदर कौन सा वोट आदिवासी को दिया, कौन सा वोट दलित को दिया, कौन सा वोट आपने किसान आपके खिलाफ, दलित आपके खिलाफ, ओबीसी आपके खिलाफ, महिलाएं आपके खिलाफ। नीरज जी, अजय वर्मा के मुताबिक सब जो है बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी की सरकार जो है वो चली आती है और फिर उसके बाद से विपक्ष जो कहता है कि ईवीएम हैक हो गया है, जहां जहां बीजेपी जीत रही है, जहां जहां हार जाते हैं वहां कहते हैं नहीं। देखिए, मैं वही चीज बोल रहा था, वहीं पर ये हारते हैं जहां से इनको फायदा नहीं होता है या दूसरे को लॉलीपॉप देते हैं। भाई, भाजपा को तो मैं बोला कि ये तो वही पार्टी है कि जो चुनी हुई सरकारों को खरीद लेती है। कोरोना काल में आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और बन गई भाजपा की। बात यहाँ पर हो रही है, बंगाल की हिंसा जो शुरू हुई है, उस हिंसा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज भी ममता बनर्जी की ही जिम्मेदारी बनती है कि भाजपा वहां पर जीती है। केंद्र में 13 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह इस समय हैं। ये जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? बात तो वही चली कि भाई कोई बाहर ना निकले, सब लोग। देखिए, अब भाजपा के लोग बोल रहे हैं, अब ये अलग है, मतलब जाने आंगन टेढ़ा वाली हाल। हमने तो लड़के बिना हिंसा के जीत हासिल की है, लेकिन कांग्रेस ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया था चुनी हुई सरकारों को, उस पर आप नहीं बोलोगे? अरे किस चीज पे बोले, क्या कहें? केंद्र में सरकार आपकी है। पहले आशीष भाई ये बताइए कि 2016 से लेके अब तक जो आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंगाल में ममता सरकार पे, या किसी भी एक आरोप पे निर्णय सुनाएंगे क्या इनकी सरकार बनने के बाद? अरे भाई साहब, आप बताइए कि कितनी इंडस्ट्री आपने डाली, केंद्र का फंड कहाँ उपयोग किया, कितने उद्योग बनाए, आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं लागू किया आपने? आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं लागू किया आपने? अरे भाई, आप अपना मंथन देखिए, जो चुनाव में वोट गिरना था गिर चुका। अब आप मानिए, अगले 5 साल की तैयारी करिए, इस 5 साल से हमको बदलाव लाने दीजिए, बदलाव लाने दीजिए। कर दूंगा कि आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं लागू हुआ? आप आयुष्मान कार्ड का क्राइटेरिया क्या फिक्स किए हैं, बताएंगे हमको? उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी हिस्सा में जब आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, पैसा लेके आयुष्मान कार्ड बन रहा है। बंगाल के अंदर सभी बंगाल में रहने वालों के लिए ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी लागू किया है। ठीक है सर, और ये मुझे लगता है आप दोनों से निवेदन, आप सबसे निवेदन है कि इस वक्त जो मैं समाधान चाह रहा था वो नहीं निकल रहा है। अजय वर्मा साहब, आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन आप सोचिए जो पश्चिम बंगाल में लोग रह रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है सर, और बहुत अफसोस की बात है। एक मिनट नीरज जी, एक मिनट प्लीज, ये बहुत अफसोस की बात है।
और यहां समझना क्या जरूरी है। कहा जाता है कि राजनीति जनता की सेवा के लिए होती है, लेकिन अगर वही राजनीति लोगों के बीच डर और असुरक्षा पैदा करे तो फिर उस राजनीति का चरित्र क्या कहलाएगा। अजय वर्मा जी जरा मुझे बता दीजिए, उसके बाद से मैं टीएमसी का रुख करूंगा। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि सत्ता लोलुप कोई भी लोग हो, भारतीय जनता पार्टी केवल न जनता का हित चाहती है, न महिलाओं का हित चाहती है। कन्वेक्शन रेट अगर आप देखेंगे ना, महिलाओं में सबसे ज्यादा खिलाफ मुकदमे, तो सबसे ज्यादा एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाई है, वो तो केंद्र सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और भाजपा के 10 स्टेट, जिसमें मैं महाराष्ट्र, बंगाल को तो छोड़िए, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सबको मिला के 10 स्टेट बीजेपी के आते हैं जहां महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार है। SC एंड ST में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, वैसे कहते हैं वहां सब चंगासी। और जो साइबर क्राइम है उसको उत्तर प्रदेश टॉप पर। तो मैं कितने आंकड़े आपको बताऊं, इनके हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। शेर से साथ में खत्म कर रहा हूं कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। इनके चेहरे तो धुंधले हैं, रक्त रंजित है, इनका धंधा यह है बांटने की साजिश। पहले वो पूरे अंग्रेज करते थे, अब ये काले। संदीप जी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन जितनी विपक्षी पार्टियां, ये सब आईने में एक ऐसा आईना देखती हैं जो आईना बिल्कुल साफ है, कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं, कुछ भी नहीं। इनकी सरकारों में, समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई दंगा हिंसा नहीं हुआ, किसी भी महिला या जो युवतियां थी घर से जो है बहुत सेफली निकलती थी रात को भी। साथ ही साथ माफियाओं के साथ उठना बैठना, उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाने वाला, वो भी कभी कुछ नहीं हुआ। माफियाओं के कब्रगाह पर जाने वाला भी कुछ नहीं हुआ। ये वो आईना देखते हैं, बहुत साफ आईना देखते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि इसका समाधान क्या है, ये इस तरह से विकास कैसे आएगा? आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। आरोप प्रत्यारोप से बढ़ करके आगे जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, कांग्रेस को सच्चाई स्वीकार करने में बड़ा दर्द होता। एक केरल में जीते हैं, वहां के लिए नहीं सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं। तो केरल वाला फार्मूला सब ठीक है, केरल में इलेक्शन कमीशन बल्ले बल्ले है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अरे भाई, संविधान की किताब जेब में कह तो रहे हैं कि 4 में से 1 लॉलीपॉप दे दिया है कि आप उसको लेके घूमते रहो। ये भी तर्क मुझे समझ में नहीं आया। संविधान की किताब जेब में रख के घूमने से नहीं होता है। यदि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री नतीजे आने के बाद भी कहता है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, तो संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। ठीक है, बहुत माफी के साथ आप सभी मेहमानों को रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त बस इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया 4 के चक्र में शामिल होकर अपनी राय रखने के लिए। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।